नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं यूपीटेट एग्जाम 2026 के लिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र सीडीपी के टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि हमारी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और कई बार ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और ऐसे ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही आज के इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं आपकी तैयारी के लिए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और ऐसे प्रश्नों का पीडीएफ और अन्य स्टडी मटेरियल के लिए आप ऑनलाइन स्टडी विद डीके टेलीग्राम ग्रुप साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे मुख्य प्रश्न की ओर और चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है उसमें निम्नलिखित में से कौन आश्रित चर होता है। काफी अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर छात्र है, सिद्धांत, शिक्षक, माता पिता, इन सभी में से आश्रित चर की बात की जाए, यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो होता है यहाँ पर स्टूडेंट, यानी कि छात्र जो होता है वो आश्रित चर होता है। अब देखिए, छात्र आश्रित चर है और शिक्षक क्या होता है, तो शिक्षक को ध्यान रखिएगा, शिक्षक जो होता है ये स्वतंत्र चर होता है। तो यहां पर इस प्रकार से भी प्रश्न हो सकता है कि अधिगम जो प्रक्रिया होती है उसमें स्वतंत्र चर कौन होता है, आश्रित चर कौन होता है। तो आश्रित होता है छात्र, स्वतंत्र चर होता है यहाँ पर शिक्षक। अब देखिए, जो छात्र होता है उसको आश्रित चर इसलिए कहा गया है क्योंकि वो वहां पर सीखता है और उनका सिखाने वाला यहाँ पर होता है शिक्षक। तो शिक्षक स्वतंत्र चर में शामिल है और छात्र यहाँ पर आश्रित चर है। चलिए आगे लेते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम यहाँ पर है। प्रेरणा का, व्यक्तिगत अंतर का कानून, अभ्यास का नियम या कोई नहीं। तो देखिए, यहां पर सीखने के नियम की बात की जा रही है और सीखने का जो नियम है वो होता है अभ्यास का नियम। जी हाँ, तीसरा विकल्प सी वाला जो होगा वो यहां पर हमारा उत्तर होगा। अभ्यास का जो नियम है, और अभ्यास का नियम क्या कहता है कि जब हम कोई भी अधिगम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और निरंतर बार बार अभ्यास करते हैं, उस चीज को दोहराते हैं और दोहरा करके हम उस सीखने को, उस अधिगम को हम स्थायी बना सकते हैं, तो यही अभ्यास का नियम हमें सिखाता है। आगे बात की जाए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है। तो ये कैसी यात्रा है, मूर्त से अमूर्त है, ज्ञात से अज्ञात है, सरल से जटिल है या फिर सभी प्रकार की है। तो देखिए, शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया होती है एक यात्रा होती है और निश्चित रूप से यात्रा मूर्त से अमूर्त भी होती है, ज्ञात से अज्ञात भी होती है, सरल से जटिल भी होती है, यानी कि कुल मिलाकर के ये सभी प्रकार की होती है यात्रा। ऑप्शन डी यहां पर जो होगा वो हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए आगे बात की जाए, बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होना चाहिए, छात्र उन्मुख, गतिविधि उन्मुख, परियोजना उन्मुख या सभी प्रकार की। तो देखिए, बुनियादी शिक्षा जो बेसिक शिक्षा होना चाहिए वो निश्चित रूप से छात्र उन्मुख भी हो, गतिविधि उन्मुख भी हो, परियोजना उन्मुख भी हो। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी प्रकार से यहाँ पर होना चाहिए। इसके लिए हमारा जो डी विकल्प होगा ये सभी, क्योंकि प्रभावी शिक्षण तभी हो सकता है, प्रभावी शिक्षा तभी विद्यार्थी प्राप्त कर सकता है जब वो छात्र केंद्रित होगी, गतिविधि आधारित होगी और परियोजना उन्मुख दृष्टिकोण उसमें आवश्यक होगा, निश्चित, जिसमें छात्र जो है निश्चित रूप से सक्रिय रूप से भाग लेंगे। तो ऑप्शन डी बनेगा प्रश्न का उत्तर। प्रत्येक सीखने का परिणाम जो है इससे शुरू होना चाहिए। लर्निंग आउटकम्स जो है किससे शुरू होना चाहिए, एक सीखने वाली प्रक्रिया, एक क्रिया के रूप में, एक गतिविधि सूचक क्रिया, एक परिणाम क्रिया या कोई क्रिया। देखिए, यहां पर हम कह सकते हैं प्रत्येक सीखने का जो परिणाम है वो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक गतिविधि सूचक क्रिया के रूप में होना चाहिए और इसके लिए यहां पर ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा इसमें उत्तर बनेगा। चलिए आगे लेते हैं, शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित तात्कालिक परिणाम है। शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित तात्कालिक परिणाम है छात्रों के व्यवहार में वांछनीय दिशा में परिवर्तन, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास, छात्रों का चरित्र निर्माण या उपयुक्त नौकरी के लिए चयन। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षण जो होता है इसका सर्वाधिक अपेक्षित
तात्कालिक परिणाम जो होता है वो क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए छात्र के व्यवहार में वांछनीय दिशा में परिवर्तन। जी हाँ, ऑप्शन जो ए होगा, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना, जिससे उनमें ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण आदि सभी में सुधार हो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न लेते हैं, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा ली जाती है। तो शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा ले जाती है समग्र विकास की ओर, विकसित गतिविधि की ओर, रुचि की कमी की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा जो होती है वो निश्चित रूप से एक विद्यार्थी को उसके समग्र विकास की ओर ले जाती है, और जो शिक्षा विद्यार्थी को समग्र विकास की ओर ले जाती है वही शिक्षा यहाँ पर शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा होगी। ऑप्शन ए बनेगा प्रश्न का यहाँ पर उत्तर। अब देखिए, यहाँ पर यदि प्रश्न में आप देखें कि समग्र विकास का मतलब यदि आप समझते हैं तो समग्र विकास क्या होता है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक विकास, इन सभी विकास का सामूहिक रूप जो है वो बच्चे का समग्र विकास कहलाता है, और यहाँ पर शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा इसी को प्रोत्साहित यहाँ पर करती है। आगे बात की जाए, इनमें से कौन शिक्षण का एक निर्धारित स्तर नहीं है, स्मृति, समझ, चिंतनशील, विभेदीकरण। तो यहाँ पर हम कहेंगे इनमें से शिक्षण का एक निर्धारित स्तर जो नहीं होगा वो होगा विभेदीकरण। देखिए, यहाँ पर विभेदीकरण जो होता है वो एक अलग बात है, बाकी आप स्मृति को देखें, समझ को देखें, चिंतनशील को देखें, तो शिक्षण के ये 3 स्तर होते हैं, जिसमें पहला स्तर स्मृति स्तर होता है जिसे हम स्मृति स्तर कहते हैं, और एक होता है बोध स्तर जहां पर समझ की जाती है, चीजों को समझा जाता है, और एक होता है यहाँ पर चिंतनशील स्तर। तो ये तीनों तो शिक्षण के निर्धारित स्तर में शामिल हैं, पर विभेदीकरण इसमें यहाँ पर शामिल नहीं है। अगला प्रश्न आता है, सीखने का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, ज्ञान का समावेश, व्यवहार का परिमार्जन, व्यक्तित्व समायोजन, या कौशलों का अधिग्रहण। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये होगा व्यवहार का परिमार्जन। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा उत्तर होगा। अब देखिए, अधिगम जो होती है ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम अनुभव या प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो होते हैं वो परिवर्तन लाते हैं, तो व्यवहार का परिमार्जन यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ पूरी की जाती है, कक्षा, वर्ग कक्षा, विद्यालय, समाज, या घर में। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम देखें तो शिक्षा जो होती है वो तो हमें वैसे सभी जगहों से मिलती है, जैसे विद्यालय, समाज, घर से मिलती है, पर ये जो शिक्षा होती है जो समाज से, घर से मिलती है, एक अनौपचारिक शिक्षा होती है। अब यहाँ पर इसमें वर्ग कक्षा जो होती है ये कहाँ पूरी की जाती है, वर्ग कक्षा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। देखिए, पारंपरिक रूप से शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया है उसका मुख्य केंद्र कक्षा होती है, यानी कि विद्यालय तो होते हैं पर विद्यालय में कक्षा जो होती है वो होती है ना, जहां शिक्षक और छात्र होते हैं आमने सामने और सीखते हैं, गतिविधि करते हैं, आमने सामने संवाद करते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को समझते हैं, उनको समझाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए कक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। तो ऑप्शन ए बनेगा प्रश्न का उत्तर। आगे देखिए, शिक्षक को अपने छात्रों के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, कठोर और अनुशासन प्रिय, या फिर प्रेमपूर्ण और सहयोगात्मक, औपचारिक और दूरी बनाए रखने वाला, या निष्क्रिय और उदासीन। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एक शिक्षक को अपने छात्र के साथ में जो व्यवहार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर प्रेम पूर्वक होना चाहिए और बच्चों के लिए सहयोगात्मक होना चाहिए। तो हम बी विकल्प का चयन करेंगे इसमें, जहां पर प्रेम पूर्ण और सहयोगात्मक होगा। जब शिक्षक का व्यवहार छात्रों के प्रति स्नेहपूर्ण होगा तो निश्चित रूप से बच्चे निर्भीक होकर, निडर होकर सीखने की प्रक्रिया में भाग लेंगे। तो बी विकल्प को हम चुनेंगे, यहाँ पर हमारा उत्तर। अधिगम किसका परिणाम होता है, अनुभव और अभ्यास का, केवल अनुवांशिकता, केवल अनुशासन, या केवल संयोग का। तो यहाँ पर कहा जाए अधिगम जो होता है वो परिणाम होता है अनुभवों का और अभ्यास का, यानी कि विकल्प ए। देखिए, अधिगम जो होता है वो अनुभव, अभ्यास और अपने परिवेश के प्रभाव से होने वाला परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें उत्तर होगा। अनुकरण के द्वारा सीखना किस सिद्धांत से संबंधित है। अब देखिए, हम अनुकरण के द्वारा कब और कहां सीखते हैं, तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत, संयोगवाद सिद्धांत, या सामाजिक अधिगम सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो अनुकरण के द्वारा हम सीखते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांतों में, और जो कि होगा विकल्प सी। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत को देने वाले जो थे वो थे बैंडोरा, और इन्होंने
सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार व्यक्ति जो होता है वो दूसरों के व्यवहार को देखकर उनका अनुकरण करके भी सीखता है। यही सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाता है। यही सी विकल्प हमारा उत्तर। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा? दंड देना, छात्रों को डराना, रोचक शिक्षण वातावरण बनाना या छात्रों को बैठाना। तो यहां पर हम कहेंगे कि देखिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम जो तरीका होता है वो हो सकता है आपका शिक्षण, यानी कि शिक्षण आपका जिस प्रकार का रोचक होगा, रोचक शिक्षण का वातावरण बनाना, तो निश्चित रूप से कक्षा का अनुशासन आपका बना रहेगा और बच्चे सभी उसमें शांतिपूर्ण रूप से सहभागिता भी उसमें करेंगे। तो छात्र में स्वतः अनुशासन का पालन वहां पर बच्चे के अंदर विकसित होता है। ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं इसके फोल्डिंग से, और ये शब्द किसने दिया है? तो इसके फोल्डिंग शब्द जो देने वाले थे वो यहाँ पर कौन थे? आप भी उत्तर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इसके फोल्डिंग पार्ट या ढांचा इसे कहा जाता है। अब ये तुम जानते हैं, पर ये शब्द दिया था किसने, ये हमें इसमें बताना है। यहाँ पर वाइगोत्स्की, पियाजे, ब्रूनर या कोहलबर्गर। तो ये देने वाले जो थे वो थे ब्रूनर, और जिसमें है विकल्प सी, इन्होंने दिया था ब्रूनर ने इसके फोल्डिंग की अवधारणा। और इनके अनुसार शिक्षक धीरे धीरे छात्रों को सहायता प्रदान करता है जब तक कि वह कार्य स्वतंत्र रूप से करने न लग जाए। तो सी विकल्प यहाँ पर इसके फोल्डिंग को देने वाले हैं ब्रूनर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण इसमें कौन सा होगा? संवेदी गति चरण, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो यहां पर हम इसमें कहेंगे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण जो होगा वो होगा औपचारिक संक्रियात्मक चरण। जी हाँ, ये चरण जो होता है 11 वर्ष से ऊपर के बच्चों में तर्कपूर्ण और अमूर्त चिंतन का विकास होता है, और उसी को हम औपचारिक संक्रियात्मक चरण कहते हैं। वाइगोत्स्की ने शिक्षा में किस पर बल दिया? इन्होंने सामाजिक संपर्क, परिपक्वता, आनुवंशिकता या आत्मावलोकन। तो देखिए, वाइगोत्स्की जो है इन्होंने कहा था कि सीखना जो होगा वो सामाजिक संपर्क और भाषा, यानी कि वाइगोत्स्की के लिए भाषा विकास जो है, इसमें आप काफी बार नाम सुनेंगे वाइगोत्स्की का। तो इन्होंने कहा था कि जो सीखना है वो सामाजिक संदर्भ में होता है, और भाषा जो है वो इसके लिए मुख्य उपकरण है। ऑप्शन ए हुए इनके अनुसार उत्तर। अधिगम स्थायी परिवर्तन है, यह परिभाषा किसने दी? व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, निर्माणवाद या समाजशास्त्र ने? तो यहां पर अधिगम स्थायी परिवर्तन है, ये परिभाषा दी थी व्यवहारवाद। ऑप्शन ए यहां पर उत्तर होगा। व्यवहारवादी जो सिद्धांत है वो हमें क्या बताता है कि इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम जो होता है वो अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला एक स्थायी परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन ए बनेगा प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्पष्ट संप्रेषण, कठोर नियंत्रण, विषय ज्ञान, सहानुभूति। तो देखिए, प्रभावी शिक्षक की जो विशेषता यहाँ पर नहीं है वो हमें देखना है, और एक विकल्प सीधा सीधा आपको बता रहा है कि मैं प्रभावी शिक्षक की विशेषता नहीं हूं, कठोर नियंत्रण। कक्षा के अंदर शिक्षक को थोड़ा लचीला बनना पड़ता है। कठोर नियंत्रण जो है बच्चों को हतोत्साहित कर सकता है, उन्हें भयभीत कर सकता है। तो हमें बच्चों के अनुरूप थोड़ा सा अपने शिक्षण को लचीला बच्चों के अनुसार भी बनाना होता है। ऑप्शन बी यहां पर होगा उत्तर। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? यहां पर है प्रस्तुतिकरण, प्रतिक्रिया, मूल्यांकन, पुनरावृत्ति। तो यहां पर हो जाता है मूल्यांकन। जी हाँ, अंतिम चरण के रूप में हमारा मूल्यांकन होता है, और मूल्यांकन से शिक्षक को पता चलता है कि छात्रों ने कितना सीखा है, शिक्षक के कितने उद्देश्यों की पूर्ति हुई है, शिक्षण के कितने उद्देश्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं और कितने बाकी हैं। तो यहाँ पर मूल्यांकन से सारी चीजें हमें पता चलती है। अगला देखते हैं, रचनात्मकता का सबसे अच्छा संकेत क्या है? अनुशासन, मौलिकता, स्मृति या नकल? तो देखिए, यहां पर रचनात्मकता का सबसे अच्छा संकेत होता है मौलिकता। जी हाँ, मौलिकता जो है ऑप्शन बी। रचनात्मकता का मुख्य लक्षण होता है मौलिक और नवीन सोच। जो व्यक्ति को
अलग ढंग से सोचने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित करती है, उसे प्रेरित करती है। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षक को अधिक शक्ति देना, बालक की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना, केवल परीक्षा पर ध्यान देना या अनुशासन बनाए रखना। तो यहां पर हम कहेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है बालक की जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना। यहां पर हमारा उत्तर होता है। और बच्चे की रुचि के अनुसार जो शिक्षण विधियां हैं उन्हें हमें उपयोग में लाना होता है। तो यहां पर ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। प्रभावी अधिगम के लिए आवश्यक है प्रतिस्पर्धा, सहयोग, भय या दंड। तो इनमें से हम कहेंगे कि प्रभावी शिक्षण के लिए, अधिगम के लिए आवश्यक बन जाता है शिक्षक का सहयोग। जी हाँ, सहयोगी अधिगम जो होता है ये छात्र कक्षा में भी सीखते हैं, शिक्षक का भी यहाँ पर सहयोग हो सकता है और छात्र अपने दोस्त के साथ में, अपने सहपाठी के साथ में भी यहाँ पर सहयोगी अधिगम करते हैं, जिससे एक दूसरे की मदद के साथ में वो गहराई से भी सीख सकते हैं। पियाजे ने अधिगम को किस रूप में देखा? पियाजे ने सामाजिक प्रक्रिया, जैविक अनुकूलन प्रक्रिया, व्यवहार प्रक्रिया या फिर देखा यांत्रिक प्रक्रिया के रूप में। आप अपना उत्तर कमेंट्स में देते रहिए ताकि आपको भी पता चले कि आप कितने उत्तर यहाँ पर सही कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर पियाजे ने अधिगम को किस रूप में देखा? तो इन्होंने देखा था जैविक अनुकूलन प्रक्रिया। ऑप्शन बी होगा यहां पर उत्तर। पियाजे के अनुसार अधिगम आत्मसात और समायोजन की प्रक्रिया है, ये मानना था यहां पर पियाजे का। आगे देखिए, प्रेरणा का अर्थ है बलपूर्वक कार्य करवाना, किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आंतरिक बल, शिक्षक का आदेश, बाहरी दबाव। तो यहां पर बात करेंगे हम प्रेरणा की, और प्रेरणा जो होती है वो क्या होती है? किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु हमारा आंतरिक जो बल होता है वही हमारे लिए प्रेरणा होती है। मतलब आप कोई कार्य करने जा रहे हैं और उस कार्य को आप करते हैं, निराश भी होते हैं, फिर प्रयास करते हैं, और जो बल अंदर से आपको बना के रखता है मजबूत और लगातार निरंतर आप बार बार प्रयास करते हैं और निश्चित रूप से आप उस कार्य को बेहतर रूप से पूर्ण कर पाएंगे। तो यही बल, यही आंतरिक इच्छा, यही हमारा उत्साह जो हमें बार बार प्रयास करने को लिए प्रेरित करता है, वही हमारे लिए प्रेरणा होती है। आगे देखिए, शिक्षण के मुख्य घटक कौन है? शिक्षक, छात्र, विषय वस्तु या उद्देश्य, विधि, मूल्यांकन, प्रेरणा प्रस्तुति, पुनरावृत्ति या फिर हम कहें कि उपरोक्त सभी। तो देखिए, यहाँ हर चीज जो है वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बनती है, जिसमें शिक्षक, छात्र, विषय वस्तु, उद्देश्य, विधि, मूल्यांकन और ये सभी होते हैं शिक्षण के मुख्य घटक। जी हाँ, विकल्प डी के साथ में बनेगा हमारा यहाँ पर उत्तर, क्योंकि ये सारे घटक मिलकर अधिगम को सुनिश्चित करते हैं, उसे निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। तो घटक होंगे सभी। आगे देखिए, डील और प्रैक्टिस विधि उपयुक्त है। अब डील और प्रैक्टिस विधि कहाँ उपयुक्त होती है? भाषा शिक्षण, गणितीय तथ्यों के लिए, सामाजिक अध्ययन में या कला शिक्षण में। तो देखिए, ड्रिल और प्रैक्टिस जो होती है ये विधि अपनाई जाती है गणितीय तथ्यों के लिए। तो गणित शिक्षण में इनका उपयोग जो होता है वो यहाँ पर किया जाता है। अब इनको कैसे उपयोग करते हैं? तो जो गणित में अवधारणाएं होती हैं उनको सुदृढ़ करने के लिए बार बार अभ्यास करना आवश्यक होता है, और उसी को हम ड्रिल और प्रैक्टिस कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। आगे देखिए, अनुभव आधारित अधिगम का अर्थ है केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना या प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना, इस प्रति के आधार पर सीखना, या फिर है आदेशों के द्वारा सीखना। तो देखिए, अनुभव आधारित, आपको कोई चीज का जब अनुभव होता है तो निश्चित रूप से आपने उसको प्रत्यक्ष महसूस किया है, उस घटना को आपने प्रत्यक्ष रूप से जिया है, तभी आपको उसका अनुभव है। और यही अनुभव आधारित अधिगम जो होता है कहलाता है प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखना। अनुभव आता कैसे? जब हम किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उसे महसूस करते हैं। तो यहां पर प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखना होगा अनुभव आधारित अधिगम का अर्थ। और
शिक्षण में भी इस विधि को अपनाया जाता है, जहां छात्र जो है स्वयं गतिविधियां करके भी ज्ञान अर्जित करते हैं और कहीं पर कुछ सीख कर, कहीं पर प्रोजेक्ट पद्धति जो होती है जिसमें बच्चे खुद स्वयं करके भी सीखते हैं। तो बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखना महत्वपूर्ण है। सीखने में भूल का मुख्य कारण क्या है? अब जो हम सीखते हैं उसमें भूल का मुख्य कारण क्या है? पुनरावृत्ति, हस्तक्षेप, स्मृति या प्रेरणा? तो देखिए, सीखने में भूल का मुख्य कारण होता है हस्तक्षेप। जी हाँ, हस्तक्षेप जो होता है इसके कारण सीखने में भूल का मुख्य कारण बन जाता है। जब हम नई जानकारी जो हमारी नई जानकारी होती है वो हमारी पुरानी जानकारी को बाधित करती है या पुरानी नई को, इस प्रकार इसको हस्तक्षेप हम कह सकते हैं, जो भूल का प्रमुख कारण बन जाता है। तो हस्तक्षेप यहां पर हमारा उत्तर होगा। अनुकरण किस प्रकार का अधिगम है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, वैचारिक, स्वप्रेरित? तो देखिए, अनुकरण अप्रत्यक्ष हो सकता है, तो यहां पर अनुकरण जो है अप्रत्यक्ष होगा। मतलब अनुकरण में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है और इसलिए यह अप्रत्यक्ष अधिगम कहलाता है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है? बच्चों पर अधिकार जमाने के लिए, बच्चों की आवश्यकताओं और व्यवहारों को समझने के लिए, अनुशासन के लिए, दंड के लिए? तो हम यहां पर कहेंगे कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन जो आवश्यक होता है वो होता है बच्चों की आवश्यकताओं, उनके व्यवहार को समझने के लिए। जी हाँ, बी विकल्प यहां पर हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। आगे देखिए, शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछने के उद्देश्य क्या होते हैं? छात्रों को डराना या फिर विषय पर ध्यान केंद्रित कराना, समय बिताना, अनुशासन बनाए रखना? तो शिक्षक अपने शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछते हैं, उनके पीछे उसका क्या उद्देश्य छुपा होता है शिक्षक का? तो वो होता है विषय पर ध्यान केंद्रित कराना। जब शिक्षक को लगता है कि ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो शिक्षक उनसे जब प्रश्न करता है तो छात्र जो है चुपचाप अपना ध्यान अपने शिक्षण की ओर लाते हैं। तो बी विकल्प यहां पर हमारा उत्तर होगा। प्रभावी शिक्षक सबसे पहले क्या करता है? पाठ पढ़ाता है, छात्रों की पृष्ठभूमि समझता है, या मूल्यांकन करता है, या अनुशासन बनाता है? तो एक प्रभावी शिक्षक जो होता है निश्चित रूप से वो छात्रों की पृष्ठभूमि पहले समझता है कि छात्र यहाँ पर इस विषय वस्तु को कितना समझते हैं, कितना जानते हैं। तो यहाँ पर छात्रों की पृष्ठभूमि समझना जरूरी होता है प्रभावी शिक्षक के लिए। निम्नलिखित में से कौन अधिगम को प्रभावित नहीं करता? प्रेरणा, वातावरण, आनुवंशिकता या बालक की ऊंचाई? तो देखिए, बालक की ऊंचाई जो है वो किसी प्रकार से यहाँ पर अधिगम को प्रभावित नहीं करेगी और इसका सीधा असर अधिगम पर नहीं होता है, और डी विकल्प यहां पर उत्तर होता है। शिक्षण में फीडबैक का अर्थ है छात्रों को उत्तर देना, शिक्षक की टिप्पणी, अधिगम की प्रगति पर प्रतिक्रिया या परीक्षा का परिणाम? देखिए, फीडबैक जो होते हैं निश्चित रूप से अधिगम की प्रगति जो होती है उस पर प्रतिक्रिया को ही यहाँ पर हम फीडबैक कहते हैं। तो इसके लिए सी विकल्प को हम चुनेंगे। और फीडबैक से शिक्षक और छात्र दोनों को यह समझने में सहायता मिलती है कि जो सीखने की प्रोसेस है वो कितनी यहाँ पर प्रभावी रही है, ये पता लगता है फीडबैक से। तो आप भी अपना फीडबैक जरूर देते रहिएगा। शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? केवल अंक देना, छात्रों का वर्गीकृत करना, शिक्षण की प्रभावशीलता जानना, अनुशासन बनाए रखना? देखिए, शिक्षण में मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो होता है शिक्षण की प्रभावशीलता को जानना। तो सी विकल्प को यहां पर हम चुनेंगे, ऑप्शन सी। आगे लेते हैं, एक निर्माणवादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? तो एक निर्माणवादी दृष्टिकोण जो होता है वहां पर एक शिक्षक की जो भूमिका ज्ञान का प्रसारक के रूप में होती है, मार्गदर्शक और सहायक के रूप में होती है, नियंत्रक के रूप में होती है, या फिर होती है मूल्यांकनकर्ता के रूप में। तो यहाँ पर शिक्षक की जो भूमिका होती है वो होती है मार्गदर्शक और सहायक के रूप में। जी हाँ, बी विकल्प इसमें बनेगा प्रश्न का उत्तर। शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है, इसका अर्थ है
शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है। इसका अर्थ क्या हुआ? केवल वैज्ञानिक पद्धति, केवल अनुभव का विषय, इसमें तर्क और सृजन दोनों है, यह कठिन कार्य है। तो यहां पर हम कहेंगे कि निश्चित रूप से शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है, क्योंकि इसमें तर्क भी है और इसमें सृजन भी है। तो सी विकल्प के साथ में होगा यहां पर हमारा इसमें सही उत्तर। और क्योंकि शिक्षण में वैज्ञानिक नियमों का प्रयोग होता है और कलात्मक प्रस्तुतियां भी देखने को मिलती है, तो दोनों ही चीजें यहां पर इसमें शामिल होती है। आगे देखिए, सहपाठी अधिगम का लाभ है समय की बर्बादी, आपसी सहयोग और संवाद, अनुशासनहीनता या प्रतियोगिता। तो यहां पर हम कहेंगे कि सहपाठी अधिगम का जो लाभ होता है वो क्या होता है? आपसी सहयोग होता है और संवाद होता है, यही सहपाठी अधिगम होता है, जहां छात्र एक दूसरे के साथ मैंने कि अपने सहपाठी के साथ सीखते हैं, सिखाते हैं, जिससे सामाजिक बौद्धिक विकास तो होता है, बच्चों का आपसी सहयोगात्मक सहयोग भी यहाँ पर विकसित होता है। आत्म अध्ययन का प्रमुख लाभ है शिक्षक पर निर्भरता, आत्मविश्वास और स्वायत्तता का विकास, भ्रम की स्थिति, दंड से बचाव। तो यहां पर हम कहेंगे आत्म अध्ययन का प्रमुख लाभ जो होता है वो क्या होता है? आत्मविश्वास और स्वायत्तता का विकास। जी हाँ, बी विकल्प यहां पर होगा प्रश्न का उत्तर। देखिए, आत्म अध्ययन से छात्र में आत्मनिर्भरता आती है ना, और निर्णय क्षमता, सीखने की निरंतरता आदि बच्चे में विकसित होती है। तो यहां पर आत्मविश्वास और स्वायत्तता का विकास होगा। अच्छे प्रश्नों की क्या विशेषता होती है? अच्छे प्रश्न अस्पष्ट हो, स्पष्ट और संक्षिप्त और उद्देश्यपूर्ण हो, कठिन और पेचीदा हो, या केवल रटने योग्य हो। देखिए, अच्छे प्रश्न की विशेषता होती है कि अच्छे प्रश्न छात्र के लिए स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो और उद्देश्यपूर्ण हो। तो यहां पर बनेगा बे विकल्प, क्योंकि अच्छे प्रश्न छात्र को सोचने की क्षमता बच्चे में विकसित करेंगे, और निश्चित रूप से जब सोचने की क्षमता उनके अंदर विकसित होगी तो विषय पर की गहराई से समझ आएगी। आगे देखिए, रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को चाहिए कठोर नियम बनाए, छात्रों को स्वतंत्र सोचने दे, केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान दे या समय सीमित रखे। यहां पर हम कहेंगे कि रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? तो शिक्षक को यहां पर चाहिए कि छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने दे। जी हाँ, बी विकल्प के साथ में रचनात्मकता तभी विकसित होती है जब छात्रों को नए विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता मिलती है। शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने का प्रमुख स्रोत क्या है? छात्र की आवश्यकता, शिक्षक की इच्छा, पाठ्यक्रम, विद्यालय प्रशासन। तो यहां पर हम कहेंगे शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने का जो प्रमुख स्रोत होता है वो हमारे लिए होता है छात्र की आवश्यकता। ए विकल्प जो है वो यहां पर हमारा उत्तर है, जहां पर शिक्षण के उद्देश्य बालक की आवश्यकता और समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप तय किए जाते हैं। सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है, यह कथन किस दृष्टिकोण से संबंधित है? व्यवहारवादी, निर्माणवादी, मानववादी या फिर यथार्थवादी? तो देखिए, सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है, यह कथन यहां पर मानववादी दृष्टिकोण से संबंधित है, और इसके लिए होगा सी विकल्प, क्योंकि सीखना जो है वो निश्चित रूप से निरंतर चलता रहता है, आजीवन चलता रहता है। तो यहां पर सी विकल्प हमारा उत्तर होगा। प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है केवल विषय का ज्ञान, भाषा, प्रस्तुति और संप्रेषण कौशल, कठोर अनुशासन, जटिल तकनीकें। प्रभावी शिक्षण के लिए हम कहेंगे कि निश्चित रूप से भाषा, प्रस्तुति और संप्रेषण कौशल ये बन जाएंगे इस विकल्पों में से महत्वपूर्ण। तो बी विकल्प यहां पर हमारा उत्तर होगा। शिक्षण का सर्वोत्तम माध्यम है पाठ्य पुस्तक, प्रत्यक्ष अनुभव, व्याख्यान या परीक्षा। तो हम यहां पर चुनेंगे प्रत्यक्ष अनुभव को, क्योंकि ये प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा अधिगम अधिक गहरा और स्थायी होता है, इसलिए बी विकल्प हमारा उत्तर होगा। बच्चों में जिज्ञासा किसकी सूचक होती है? अनुशासनहीनता की, सीखने की प्रवृत्ति, असभ्यता, असावधानी।
तो यहां पर हम कहेंगे कि बच्चों में जिज्ञासा सूचक होती है सीखने की प्रवृत्ति की। ऑप्शन नंबर बी होगा यहां पर उत्तर। शिक्षण योजना का उद्देश्य है समय बिताना, शिक्षण को सुव्यवस्थित बनाना, छात्रों को भ्रमित करना केवल निरीक्षण के लिए। तो यहां पर निश्चित रूप से हम कहेंगे कि शिक्षण योजना का जो उद्देश्य होता है वो क्या रहेगा? तो इसका उद्देश्य होता है शिक्षण को सुव्यवस्थित बनाने में। बी विकल्प होगा प्रश्न का उत्तर। जब हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं उसके पीछे उद्देश्य होता है कि हमारा शिक्षण सुव्यवस्थित रूप से हो और इससे शिक्षक को समय, विधि, संसाधनों का सही उपयोग करने में भी सहायता इससे मिलती है। तो बी विकल्प यहां पर उत्तर होगा। सहशैक्षिक क्रियाकलापों का उद्देश्य है मनोरंजन, सामाजिक और नैतिक विकास, समय बिताना, अनुशासन। तो देखिए सहशैक्षिक क्रियाकलाप जो होते हैं उनका उद्देश्य होता है सामाजिक और नैतिक विकास। तो बी विकल्प को हम इसमें चुनेंगे उत्तर। सहशैक्षिक गतिविधियां निश्चित रूप से बच्चों में नेतृत्व, सहयोग, जिम्मेदारी आदि की भावना को विकसित करती है। शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक गुण है ज्ञान, स्नेह और सहानुभूति, कठोरता या फिर पद। देखिए शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक गुण माना जाता है वो माना जाता है शिक्षक का स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। तो यहाँ पर बी विकल्प होगा उत्तर। और एक स्नेहपूर्ण शिक्षक ही छात्रों के मन में सीखने के प्रति रुचि और विश्वास को उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पर अब हम प्रश्नों को करते हैं समाप्त। टॉप 50 क्वेश्चन जो थे मजेदार थे और अब ये प्रश्न होते हैं समाप्त। और ऐसे ही मजेदार प्रश्नों के लिए हम मिलेंगे जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। और आपने वीडियो पर इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।